गुड आफ्टरनून मैम, ऑनरेबल कलेक्टर मैम एंड आप सभी को मैं नमस्ते। मैं राजनंदिनी सोनी पीएमसी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। मैम जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेपर एग्जामिनेशन में जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसे होता है और वो ऑलमोस्ट सबसे हैवी मार्क्स का होता है। ऐसे मैम। तो मैम मेरा क्वेश्चन है कि हम स्पेशल लैंग्वेज के सब्जेक्ट में हम इंग्लिश और हिंदी में निबंध लेखन को कैसे प्रभावित करें? ऐसे की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हैं उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस जो है उस टॉपिक पे ज़रूर आना चाहिए। ऐसे के मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं। एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, एक बॉडी ऑफ द ऐसे होता है और एक कंक्लूजन होता है। जनरली ऐसे 2 टाइप के होते हैं। एक में आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क टाइप का होता है। जैसे मैंने जब यूपीएससी का एग्जाम दिया था, मैंने जिस ऐसे पे लिखा था उसका मैं वर्णन करती हूँ और इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा व्हाट क्वेश्चन मार्क कंपटीशन वर्सेस कोऑपरेशन, ये मेरे ऐसे का टॉपिक था। यानी कि कंपटीशन समाज में ज़्यादा ज़रूरी है या कोऑपरेशन समाज में ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करके देना था। आप उसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बॉडी में कंपटीशन किस किस फील्ड में होना चाहिए, कब होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 10 सीटें हैं और देने वाले बच्चे 100 हैं, आपको उनमें से पिक करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चों को ही मौका मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा हार्डवर्किंग बच्चों को ही मौका मिलना चाहिए। वहाँ कंपटीशन ज़रूरी है। कोऑपरेशन कहाँ ज़रूरी है? सबको मिलके देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, वहाँ कोऑपरेशन ज़रूरी है। कंपटीशन की भी एक अलग वैल्यू है जीवन में, कोऑपरेशन की भी अलग वैल्यू है। दोनों के ही पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। जैसे कंपटीशन में आपस में रिवेंज की फीलिंग आती है, वो भी एक नेगेटिव फीलिंग है। पॉजिटिव फीलिंग ये है कि कंपटीशन की वजह से आप इंस्पायर होते हो, दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। ऐसे ही कोऑपरेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। पॉजिटिव क्या है? आपको दूसरों के प्रति पॉजिटिव फीलिंग आती है। नेगेटिव क्या है? आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो तो एक व्यक्ति ज़्यादा काम कर रहा है, उसका भी वही मूल्य है, और जो व्यक्ति थोड़ा कम काम कर रहा है उसका भी वही मूल्य है। तो हर ऐसे के टॉपिक को, चाहे वो क्वेश्चन मार्क हो, चाहे किसी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो सकता है दिस वर्सेस दिस ना हो ऐसे का टॉपिक एक पर्टिकुलर टॉपिक हो, लेकिन उसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, आपका उसके बारे में आपका ओपिनियन भी आना चाहिए, और फिर एंड में आपका कंक्लूजन, एक पॉजिटिव कंक्लूजन पे, एक पॉजिटिव नोट पे हमेशा अपने ऐसे को खत्म करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। और अगली जिज्ञासा जो हमारे बीच आ रही है, तो वही जिज्ञासा महाभारत के युद्ध के समय गांडीव धनुष के धारण करता अर्जुन के मन में भी आई थी, और हमारे आज के अर्जुन है अंकित मालवी, प्रगति विद्यालय। वो जिज्ञासा को हमारे पैनलिस्ट के सम्मुख रख रहे हैं। अंकिता मालवी। बेटा पास करके माइक को। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज संगीता मालवी। आई रीड इन क्लास 9। आई एम फ्रॉम प्रगति एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। माय क्वेश्चन इज, परीक्षा के दौरान हम अपने मन को एकाग्र कैसे रखें? बहुत अच्छा प्रश्न है अंकिता आपका। लगभग यही क्वेश्चन हर स्टूडेंट के मन में है कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हाउ कैन वी कंट्रोल अवर फीलिंग्स एंड इमोशंस, ताकि हम परीक्षा के लिए अच्छा परफॉर्म कर पाएं और अच्छे अंक लाएं। एक बार आप बैठ जाइए। देखिए, मन को एकाग्र करने के कई सारे साधन हैं। क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी को एकाग्र और दत्तचित्त होना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, काकचेष्टा वपोध्यानम श्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। जैसे कि बच्चों की 5 लक्षण है, तो सबसे ज्यादा जरूरी एकाग्रता है। एकाग्र होने के लिए आपको सबसे पहले अपना अध्ययन स्थल ऐसा चुनना चाहिए जो शांत हो, वहाँ का माहौल शांत हो, और साथ ही साथ आपको किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो। जैसा कि अभी अभिषेक सर से क्वेश्चन पूछा था कि हम टेक्नोलॉजी का, मोबाइल का यूज कैसे करें, तो दूसरी बात ये कि जितने भी आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मोबाइल वगैरह है, लैपटॉप वगैरह है, उसको कुछ देर
जब आप पढ़ रहे हैं अपने आप से दूर कर दीजिए। वो आपके सामने ही नहीं होगा तो आपका इंटरेस्ट उसमें जाएगा ही नहीं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि आप लोग और हम लोग, क्योंकि सोशल बीइंग्स हैं, हम लोगों की कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कुछ काम आपको आपके पेरेंट्स ने सौंपे हैं जो आपको डे बाय डे करने होता है ना। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, तो मैं बर्तन साफ करूंगी, लेकिन बेटी तेरे को बर्तन जमाने हैं, भाई तेरे को कपड़े उठा के लाने हैं। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो छोटी छोटी है, ये भी कई बार हम लोगों को तनाव, टेंशन दे देती है। तो ऐसे काम जो है कुछ समय के लिए जब आपके एग्जाम्स हो, दूसरों को सौंपते कि मेरा ये काम आप कुछ दिनों के लिए करें, वो भी आपको सकारात्मक मदद देगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात, आप इस दौरान प्राणायाम करें, योगा करें, सांसों पर ध्यान दें। ध्यान की अनेक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को करें। अपनी स्पीच में मैडम ने सबसे पहले बोला था कि ईच एंड एवरी पर्सन को 30 मिनट एटलीस्ट एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये जो 30 मिनट की एक्सरसाइज है ना, ये कहीं ना कहीं आपके ध्यान को बढ़ाने में मदद करेगी और ये जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और चौथा, जैसा कि संगीता मैडम ने बताया था कि हमारे न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं ध्यान की क्रिया के समय। ध्यान की क्रिया के समय हम अपने बॉडी के को बैलेंस रखते हैं, तो उससे जो अपने शरीर के सारे के सारे चक्रास हैं, सारे के सारे चक्र हैं, है ना, वो सारे के सारे चक्र एक्टिव हो जाते हैं। और जब चक्र एक्टिव हो जाते हैं तो हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग जो समझते हैं, वो अच्छे से हमको याद रहते हैं। हमारे माइंड में जो अवचेतन मस्तिष्क के वहां जाकर के छुप जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम के दौरान बहुत से पार्टिसिपेंट्स गलती कर जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। आप लोगों का भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है तो उसमें भी आप लोग एक बार को चकमा खा जाते हैं। जो 4 विकल्प है ना, उसमें सही विकल्प आपका जो दिल है ना वो कहता है कि ये वाला आंसर सही है, लेकिन दूसरे पल आपका दिमाग कहता है कि नहीं ये कैसे सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, दूसरा वाला सही है। और ऐसे में आप राइट क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ये आपके चेतन मस्तिष्क का कमाल, जो सही आ रहा है उसको गलत कर दिया, और अवचेतन मस्तिष्क जो आपको प्रेरित कर रहा है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये जो अवचेतन मस्तिष्क की रेस्पॉन्स जो आपको सामने दिखाई देती है, ये आपके ध्यान और एकाग्रता का परिणाम होता है। अवचेतन मस्तिष्क की फीलिंग्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें एकाग्रचित्त होना जरूरी है। और एकाग्रचित्ता के लिए आप जो मैंने बताए ये प्रयास कर सकते हैं। और मैडम और संगीता मैडम ने भी आपको एकाग्रचित्तता बढ़ाने के लिए कई सारी टूल्स और टेक्निक्स अपनी स्पीच में और मैडम के क्वेश्चंस में अपने आप आपके समाधान हो गया है। धन्यवाद। कुछ सिमिलर क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं चाहूँगी कि हमारे एक्सपर्ट्स इस क्वेश्चन को ज़रूर एड्रेस करें। उत्तर लिखने का सही तरीका, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए। हाँ, Question प्रगति number 8 प्रकाश जी की हमारी अंकित सुधार है। अंकित सुधार, आपका क्वेश्चन अपने पैनलिस्ट के सामने रखिए। Good afternoon, madam. My name is Ankit Suthar. I am from Pragati Advanced Senior Secondary School, Tapgad, class 9th. मेरा प्रश्न है कि परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है? लेकिन साथ साथ में अपने को ये भी ध्यान रखना है कि हमको जो अपना आंसर है ना वो सीधी सरल भाषा में लिखना है और पैराग्राफ में ना लिख करके उसको पॉइंट्स में लिखना है। जितना आप अपने आंसर को लिखने का पैटर्न इजी कर देंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे। और बहुत सी बार तो हम लोग के पास में जो कॉपीज आती है ना, मैम मेरा भाई बीमार था, मेरे पिता बीमार थे, ऐसी कहानियाँ लिखी हुई आती है। इस तरीके की गलती आप लोगों को नहीं करनी है। जितना हम लोगों को आता है उतना उसको बहुत अच्छी तरीके से शो करना है। और सबसे मेजर बात ये है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो पहले वे क्वेश्चन करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। तो देखते देखते आंसर्स, जैसा सर ने बताया, देखते देखते आंसर्स देखते देखते जो टॉपिक चेक करने वाले हैं उनके माइंड में भी आपके लिए पॉजिटिविटी हो जाती है और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बस अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, पेपर को पढ़ना है और जो अपने आंसर याद किए वो सिस्टमेटिक प्रेजेंट करना है। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन से ही आप सक्सेस पा सकते हैं।
ढंग से पढ़ें। कई बार ये होता है कि हम जल्दीबाजी में हमारे अंदर स्ट्रेस होता है, क्वेश्चन कुछ और पूछा है, हम आंसर कुछ और लिख रहे होते हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, उसका सटीक जवाब दें। बहुत ज़्यादा लंबा अगर आप जवाब दोगे तो जो क्वेश्चन आंसर ठीक कर रहे हैं, आपकी जो चेक कर रहे हैं आपकी कॉपी, वो भी बोर होगी। जैसे ये अगर सेशन में 4 घंटे लंबा चला तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। इसलिए सटीक, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे हैं उनका भी उतना ही अटेंशन स्पैन है। वो जो समस्या आप फेस करते हैं वो भी वही समस्या फेस करते हैं। एग्जैक्ट जो आपसे पूछा गया बस उसी के जवाब रखें, शॉर्ट एंड स्वीट। थैंक यू। हमारा जो अगला प्रश्न अपनी जिज्ञासा लेकर शौर्य कोठारी सब केंद्रीय विद्यालय से। गुड आफ्टरनून मैम, रेस्पेक्टेड कलेक्टर मैम एंड ऑल द एक्सपर्ट्स। मेरा प्रश्न ये है कि हमें परीक्षा के समय काफ़ी नींद आती है, तो इसका क्या उपाय है? जरा हमें आपने नहीं बताया। बैठिए बेटे, आपको नहीं, सभी को जब काम का वक्त होता है या कुछ स्टडी करना है तो एक नींद का असर सा आता है ब्रेन पर, है ना। वो थोड़ा सा रेस्ट मांगना चाहता है और ये सीधा सीधा डिनोट करता है ब्रेन को कि ब्रेन थक चुका है, उसको रेस्ट की, आराम की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब नींद सा महसूस हो रहा है दिन के समय में, जब आप अपना स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया, आप वो जगह छोड़ दीजिए, थोड़ी सी टहलकदमी कर लीजिए। मन को जो अच्छा लग रहा है 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, वो चीज़ करने लग जाइए। कुछ अगर म्यूजिक पसंद है तो आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो आपको बहुत ही पीसफुलनेस प्रोवाइड करे, है ना, मन को शांति दे, अच्छा लगे मन को, वो सुनने लग जाइए। लाइक कोई चैंटिंग आपको लगती है कि नहीं मुझे ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है, मैं इंस्पायर होता हूँ या होती हूँ, है ना, ये काम कर लीजिए। कुछ खाने की इच्छा हो रही है, खाने में आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है, जिसको खाने से आपको लगता है कि नहीं मन भी खुश और पेट भी भरा, तो वो कुछ एक ऐसी चीज भी आप उस समय खा सकते हैं। और सबसे बढ़िया कि नींद आ रही है उस समय पानी का सिप ले लीजिए, थोड़ा चहलकदमी कर लीजिए, घर से उस रूम से बाहर निकल के टहल लीजिए, कुछ अच्छी थोड़ी सी पॉजिटिव गपशप कर लीजिए माँ के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, जहाँ आपका बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठती है, जिससे जो आपको पॉजिटिव बनाए, जो आपको क्रिएटिव लाए आपके थॉट्स में, आप उनके साथ 5 मिनट 7 मिनट बिता लीजिए। और फिर बताया है कि साइन ऑफ इन्फिनिटी हर बच्चा अपने घर, अपने रूम में या अपने क्लासरूम में बना लीजिए। 15 से 20 टाइम्स आप उस इन्फिनिटी पर राउंड लगा लीजिए, आप काम हो जाएंगे, आपकी सुस्ती, आपका आलस, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कुछ मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। बच्चे, नींद जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। स्लीप इज़ अ मिरेकल ड्रग। जैसे एक्सरसाइज एक मिरेकल है, वैसे स्लीप भी एक दवा के रूप में काम करती है। स्लीप के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, रेम एंड नॉन रेम, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। दोनों ही कंपोनेंट आपकी नींद में अच्छे आए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आपको गहरी अच्छी नींद रात को आनी चाहिए। आप जब वो गहरी नींद 7-8 घंटे लेंगे तो अगले दिन फ्रेश उठेंगे, एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपकी मेमोरी भी अच्छी रहेगी। उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, टाइम से सोएं और बिना अलार्म के अपने आप उठेंगे। अगर टाइम से सोएंगे तो आप अलार्म बजने से पहले ही उठ जाएंगे। अगर आपके 7-8 घंटे जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो अपने आप पूरी हो जाएगी। अलार्म से क्या होता है, एकदम से जगते हैं तो हमारे अंदर कुछ थोड़ी सी थकावट सी, थोड़ा ऐसा महसूस होता है। अलार्म एक नेचुरल सिस्टम नहीं है, आपको नेचुरल सिस्टम से जगना है और नेचुरल ही सिस्टम से सोना है। नेचुरल सिस्टम से सोने के लिए क्या जरूरी है, जैसा कि मैंने कहा, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करके आपकी बॉडी थकेगी, पढ़ाई करके आपका माइंड थकेगा, जैसे थकावट होगी अपने आप नींद आएगी। ये बॉडी का अपना सर्कैडियन रिदम है जो अपने आप काम करता है। तो आप पढ़ाई करेंगे
और एक्सरसाइज करेंगे और अच्छे थॉट्स लाएंगे दिमाग में, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे। यू स्ट्रेस जरूर होगा आपको, लेकिन डर तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। तो देखिएगा अपने आप अच्छी और डीप स्लीप आएगी। अपने आप को सोने से कम 2 घंटे पहले स्क्रीन से पूरी तरीके से दूर कर दें, चाहे किसी भी तरह का स्क्रीन हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फोन हो। क्योंकि स्क्रीन क्या होता है, स्क्रीन में से एमिट होती है ब्लू लाइट जिसे कहते हैं। ये ब्लू लाइट जो होती है आपके एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, उसको अफेक्ट करता है। आपको पता है मेलेटोनिन क्या हार्मोन होता है? बेसिकली जो है आपके अंदर के हार्मोनल सिस्टम को वो डिस्टर्ब कर देता है। ये जब ब्लू लाइट इसमें से एमिट होती है तो आपके दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि आपको अभी जगना है, आपके दिमाग को अभी काम करना है। तो आपका दिमाग और आपकी बॉडी शांत नहीं हो पाती। इसलिए अगर आप फोन सोते सोते भी, कई बार बच्चे क्या है रील्स देखते रहते हैं, उन्हें लगता है हमारा एंजॉयमेंट हो रहा है, अब हम सोएंगे। लेकिन होता क्या है, आपने कुछ 5 मिनट भी रील्स देख ली तो आपको अगले 2 घंटे नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंच चुका है कि अभी आपको सोना नहीं है, अभी आपको जागना है। सोते वक्त हमेशा लाइट बंद होनी चाहिए। कुछ बच्चे जरूर हैं जिनको थोड़ा डर लगता है लाइट के बिना, बट अदरवाइज फॉर मेजॉरिटी केसेस लाइट बिल्कुल या तो धीमी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। कपड़े एकदम कंफर्टेबल होने चाहिए, अच्छी पोजीशन में आप लोग सोएं। खाने के जस्ट बाद ना सोएं, थोड़ा गैप रखें रात को। खाने के जस्ट बाद सोने की वजह से भी कुछ इंडाइजेशन होता है और उसकी वजह से हमारी नींद खराब होती है। तो इस सोने का और हमारे माइंड और बॉडी का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। आप अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे तो अपने आप नींद अच्छी आएगी, अपने आप नींद अच्छी आएगी तो अगला दिन बहुत अच्छा बीतेगा। थैंक यू। धन्यवाद मैम। और हमारे बीच अपनी अगली जिज्ञासा लेकर यामिनी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। यामिनी, आप अपनी जिज्ञासा रखें। सर यामिनी, हाथ खड़ा करें। माइक को आप पास रखेंगे बेटा, बिल्कुल बोलिए। किसी भी महिला अधिकारी को देखती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। आपने आपके इस पद को प्राप्त करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत अच्छा सवाल है बेटा आपका, बैठो। देखो, वर्तमान में हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था है कि बच्चियों और महिलाओं को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कंपेयर टू बॉयज़ टू अटेन द सेम लेवल ऑफ अचीवमेंट, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। मुझे पता है आप लोगों को भी किसी को मुश्किल होती होगी। कई बार पेरेंट्स का कुछ और दबाव होता है, प्रेशर होता है। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना, बच्चियाँ बहुत ही प्रतिभाशाली होती हैं। आप लोग मेहनत करोगे तो उस मुकाम पर पहुंच के दिखाओगे। आप किसी से भी कम नहीं हो, कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। और अब मैं उस लेवल पे पहुंच चुकी हूँ, आपको भी उस लेवल पे पहुंचना है। जैसे आज मैं यहाँ बैठी हूँ, कल आपको जब आप कुछ बन जाएंगे तब आप भी मेरी तरह दूसरे बच्चों को प्रेरित करेंगे। इस मंच पर आप बैठे होंगे, जिस मंच पे मैं बैठी हूँ आज, उस पे मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं महिला हूँ, है ना। ये चीज मेरे थॉट में आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि मेरे साथ क्या चलता है, मेरा बॉडी ऑफ वर्क चलता है, मेरा जो अचीवमेंट है वो चलता है। मेरा मतलब मेरा पर्सनल नहीं, मेरे माँ बाप ने, मेरे समाज ने, जिस भी व्यक्ति ने मेरे साथ मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दिया, मेरी हेल्प की, वो सब लोग। तो इस पोजीशन पे आके आप ये भूल जाते हैं कि आपका जेंडर भी कोई मायने रखता है। आपको भी अपने आप को उसी पोजीशन पे लेके आना है कि जिसमें लोग ये ना देखें कि आप पुरुष हैं या महिला हैं। आपको सिर्फ आपके काम से पहचान मिले, आपको सिर्फ अपने अचीवमेंट, अपने नॉलेज से पहचान मिले। नॉलेज सबसे बड़ी चीज होती है जीवन में। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, किस लिए? क्योंकि आपको पता है कि मैं एक पद पे हूँ और मैंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है, जिसको क्लियर करना टफ माना जाता है। तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये है कि अगर मैं कुछ बताऊंगी तो अच्छा बताऊंगी। आप भी उसी नॉलेज से अपने आप को सशक्त और मजबूत करने की कोशिश करें। आपकी पर्सनालिटी में वो झलकना चाहिए कि आपके पास वो नॉलेज है। ठीक है, महिलाएं, एक इंग्लिश में वो चीज बोली जाती है कि पावरफुल वुमेन आर वुमेन हू वेयर देमसेल्व्स, यानी कि वो सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस, अपनी पर्सनालिटी को ही पहनती
धन्यवाद मैम। और हमारे अंतिम इसमें प्रश्न कोई ऐसे एक्सपर्ट भी कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हमारे मानवी जनावत को मैं अपनी सुप्रभात। केंद्रीय विद्यालय प्रतापगढ़ से मैं कक्षा 9 की छात्रा मानवी जनावत। मेरा प्रश्न ये है कि हम आईटी के प्रयोग से कैसे अपना अध्ययन कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आईटी आज के मैंने आपको पहले भी 2 क्वेश्चन में बताया था कि जैसे रोटी कपड़ा मकान है, डेटा भी हर जगह है, तो आईटी का यूज हर जगह है, ठीक है। लेकिन इसमें मैं आपको डायरेक्ट 2-3 चीजें बताऊंगा कि आप आईटी का यूज जैसे कर रहे हैं अपने पढ़ाई में या करें, तो किसी भी वेबसाइट या किसी ऐप से आप कर रहे हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर होनी चाहिए। आप आज गूगल में कुछ भी डालेंगे, आपको पढ़ना है, हजारों वेबसाइट्स खुल जाएगी, हजारों क्वेश्चंस पेपर खुल जाएंगे, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती। आप किसी ऐसी साइट्स पे चले गए, ठीक है, जहां आपने कोई आंसर क्वेश्चन और आंसर किया, लेकिन वो आंसर ही गलत निकला, आपने क्या गलत पढ़ लिया, ठीक है। तो आप हमेशा उस गलत आंसर को याद रखेंगे और आप अपने एग्जाम में भी वो आंसर गलत लिख के आ जाएंगे। तो लेकिन जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स है, चाहे आप जैसे सीबीएसई है और आरबीएसई है, 2 बोर्ड हैं, ठीक है। आरबीएसई की खुद के अपने साइट्स है, ठीक है, और सीबीएसई की अपनी खुद की साइट है। ये जो जेन्युइन वेबसाइट है, आप इन्हीं से अपने क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करें और यहाँ पे आपको सारी चीजें जो सीबीएसई बोर्ड है और आरबीएसई बोर्ड है, उन्होंने अपनी सारी चीजें, चाहे मॉडल क्वेश्चन पेपर हो, चाहे आपका एग्जाम का मटेरियल हो, चाहे आपकी टेक्स्ट बुक हो, ठीक है, सारा ही कंटेंट डाला हुआ है। और आप मेरा आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप केवल उन्हीं कंटेंट को पढ़ें। आप अगर किसी जो ऑथेंटिक वेबसाइट में कोई ऑथेंटिक नहीं है, उस पर जाके आप पढ़ाई नहीं करें, ठीक है। और एक जैसे आप आईटी को कहाँ यूज, मैं आपको एक बताता हूँ कि एक जैसे गूगल है, ठीक है, गूगल बहुत सारी सर्विसेज देता है, ठीक है। तो आप एक ही चीज देखें, गूगल की जो सर्विसेज है आप यूज करें, क्योंकि गूगल की जो सर्विसेज वो सिक्योर भी होती है, रिलायबल भी होती है, ठीक है। अब गूगल में बहुत सारी, जैसे आपने कोई नोट्स बनाना है, ठीक है, तो गूगल की करके एक नोट्स बनाने का ऐप आता है, आप उस ऐप को यूज कर सकते हैं। आपकी जीमेल आईडी से वो लॉगिन हो जाता है, ठीक है। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, तो आप गूगल या फिर गूगल ड्राइव पे आप रख सकते हैं। आपने आपके नोट्स तैयार करें, आपको कभी पढ़ने हैं बाद में भविष्य में, आप कहीं भी बाहर भी चले गए तो आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप एक ही सर्विस को यूज करेंगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। और गूगल ऐसी सर्विसेज जो सारी सर्विसेज लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट देता है और सिक्योर भी होता है। मेरा आपसे यही है कि आप अदर ऐप यूज ना करके एक ही गूगल में आपको सारी सर्विसेज मिल जाएगी, कि आपको आपका कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है या फिर आपको आपका कोई नोट्स शेयर करना है, आप केवल आपके एक लॉगिन से ही आप कहीं भी होंगे वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा, तो वो आप यूज कीजिए। ये 2 ही चीजें मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक तो ऑथेंटिक वेबसाइट आप यूज कीजिए और एक कोई सर्विसेज जैसे गूगल की सर्विसेज आप यूज कीजिए, वो सिक्योर है, ठीक है। इसमें मैं एक और चीज वही वापस रिपीट करूंगी, आईटी, एआई और डिजिटल टूल्स आपको एज टूल्स ही यूज करने हैं, अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को भूलना नहीं है। जैसे अगर आप एक स्टोरी बुक पढ़ते हैं, तो जब आप उस बुक को हाथ में लेते हैं तो आप अपनी फिंगर टिप्स को, टच को यूज कर रहे हैं, आप उसे स्मेल भी कर रहे हैं, आप अपने सारे सेंसरी ऑर्गन्स को इस्तेमाल करते हुए इस चीज को याद रख रहे हैं, तो वो आपकी रिकॉल वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी बजाय इसके कि आप उस स्टोरी को पीडीएफ डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में पढ़ें। तो इसलिए ट्रेडिशनल मेथड्स को कभी भी गूगल और एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको एज ए टूल ही यूज करें। थैंक यू। धन्यवाद मैम। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न, आखिरी जिज्ञासा रिजवाना लेकर आए। मेरा नाम रिजवाना भी है, मैं पीएमसी राष्ट्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की विद्यार्थी हूँ। मेरा सवाल है कि इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियाँ और मतलब घटनाओं को याद रखने के लिए क्या किया? देखिए बेटे, एटलीस्ट आर्ट्स के स्टूडेंट्स होने के नाते सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, यदि हमारा उनमें से विषय एक होता है इतिहास, कि इसको कैसे याद किया जाए।
सबसे पहले तो आजकल स्पेशली एनसीईआरटी की जो हमारी या सीबीएसई की बुक्स होती है बहुत इजी गोइंग है, लेकिन नंबर्स के साथ खेल का कमाल इतिहास कहलाता है। ठीक है ना? नंबर्स आपके डिजिट 1 to 9 में ही डिवाइड होती हैं, और उसको भी आप चारों डिजिट एक साथ ना याद करें। पहले एरा डिसाइड कर लीजिए, सदी 17 है, 18 है, 19 है, 16 है, 15 एनीथिंग। एरा डिसाइड कर लीजिए पूरा, देन डिकेड डिसाइड कीजिए। डिकेड में आपके लास्ट के 2 फिगर्स आ जाएंगे। बात समझ में आई? तीसरी बात, आप तुलनात्मक स्टडी कीजिए। इंडियन हिस्ट्री हुआ, फॉरेन हिस्ट्री में जैसे आप यूएस का है, या कहें आप यूरोपियन हिस्ट्री को ले लीजिए, साउथ एशियन हिस्ट्री को उठाकर देख लीजिए, क्योंकि आपकी इस 8 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की हिस्ट्री में ये सारा मर्ज है सिलेबस में। ठीक है? लाइक एक एग्जांपल दे रही हूँ कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, वैसे पता नहीं चलेगा। इसी के साथ हम एक फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसमें एक नेपोलियन भी नाम था, और नेपोलियन का बर्थ कब आया, कैसे याद करेंगे? 1869 महात्मा गांधी का बर्थ, 1769 100 इयर्स के गैप पर नेपोलियन बोनापार्ट का बर्थ। इस तरह से कंपैरेटिवली स्टडी करने से प्लस ईयर और डिकेड या सेंचुरी डिवाइड कर ले। लाइक आपका 18th सेंचुरी का कुछ है तो आप सारे सन वाइज आप एक उसको कर लीजिए। आपके 100 डेट्स हैं सारी, उनको डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए आपके 4 सेक्शन बने हैं, तो आपके 17 के, 18 के, 19 के अलग कर दीजिए, 15, 16 के अलग कर दीजिए। फिर उसमें आप डिकेड उठा लीजिए, और कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं कि हमको वो नाम या वो पॉइंट या फिगर सामने आते बराबर याद होती है। लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 3 विश्व युद्ध हुए हमारे, 1914, देन 2 विश्व युद्ध, सॉरी 1914, 1914 और 1939 2 हुए हैं। तो इससे रिलेटेड 1919 में हमारे देश में क्या हुआ था, 1914 में क्या हुआ था, तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्टडी कीजिए। और सबसे बड़ा बोला है कि आप नंबर के साथ खेलिए। 1 to 9 ही डिजिट्स होती हैं। सेंचुरी में डिवाइड कीजिए, डिकेड में डिवाइड कीजिए, सारे सेम फिगर्स को एक साथ लीजिए। और कुछ घटनाएं होती है जैसे पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, तो इन नाम से हमें जो डिजिट्स है हमारे माइंड में उसका पिक्चर क्लियर इमेज बनना शुरू हो जाना चाहिए। और बार बार एक ही चीज कहूंगी कि जैसे ही आप अपने ब्रेन का अनकॉन्शियस या हमारे मिड ब्रेन को एक्टिव करेंगे, थोड़ा सा स्थिर होकर कंसंट्रेशन को लेकर, तो ये फिगर्स आपके बहुत फ्रेंडली हो जाएंगे। और इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है कंपैरेटिव स्टडी। समझ में आया है ना? तो आप एराज या सेंचुरी को डिवाइड कीजिए, देन डिकेड्स को डिवाइड कीजिए। इनसे आपको बहुत आसानी के साथ, और बार बार कह रही हूँ, फिगर 1 to 9 ही होते हैं, अंक हमारे 1 से 9 तक ही होते हैं, है ना? और लेस टू ग्रेटर चलिए, छोटी संख्या से बड़ी को चलिए, तो 18, 19, 17, 16 सेंचुरी आ गई। समझ में आया? और जिस दिन नंबर सिस्टम आपका लॉजिकली माइंड आपका एक्टिव हो गया, आपने उसको एक्टिव कर लिया, तो नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स बैकग्राउंड बहुत इजी टू लर्न हो जाएगा। आपको जो चीज़ नहीं आती है उसको पहले सोचिए कि नहीं, ये मेरा चैलेंज है, ये मुझे आता है। दूसरा, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का पैटर्न, जो न्यूरॉन्स हैं, एक्टिविलियंस न्यूरॉन्स से हमारा ब्रेन पूरा राइट बना हुआ है, उसकी न्यूरॉन्स की जो वायरिंग फायरिंग है, क्वांटम फिजिक्स की बात कर रही हूं मैं, ठीक है ना, वो एवरी 43 डेज में अपना पैटर्न चेंज करती है। तो 43 डेज का टास्क भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं। एवरी डे आई एम इजीली क्रैक माई एग्जाम्स। मैं अपना एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक कर चुकी हूँ, कर चुका हूँ। तो इस तरह से पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दीजिए। सारा खेल हमारी सोच का है। हमारे पुरखे कह भी गए ना, जैसा सोचेंगे वैसे ही पिक्चर हमारे सामने आएगी। तो हमारी सोच को सकारात्मक रखें, बहुत शांत और स्थिर मन से जीने का कोशिश करें। हल्का फुल्का खाना खाइए, शाम के समय स्पेशली। खाने और सोने में 3 घंटे का कम से कम हमारे अंतराल होना चाहिए। ओवर ईटिंग ना करें।
इजीली डाइजेस्टिव फूड को इंटैक्ट कीजिए। तो ये सारी चीजें आपके लॉजिकल ब्रेन को एक्टिव करेंगी। और हो सके तो प्राणायाम को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लीजिए। 12 से 16 मिनट्स का एक एक प्राणायाम होता है। धीरे धीरे 5-5 मिनट में आप हैबिचुअल होइए, क्योंकि बॉडी का अपने आप में एक बायो वॉच होता है। हर चीज का एक समय फिक्स होता है। 9 o'clock के समय यदि आपको नींद आ रही है तो आप सो जाइए। उसके बाद आपने जगने का प्रोसेस जारी रखा, जगने का काम किया, तो फिर आप देखिए 3 घंटा 4 घंटा आप नहीं सो पाएंगे आसानी से। तो हमारी बॉडी को, हमारे इस नेचर के एक साइंस को अलाइन करना सीखिए। और नई प्राणायाम करना है तो सूर्य नमस्कार को साधिए। ब्रेन आपका बहुत फास्ट होता है और जो नींद आ रही है, उबासी, आलसीपना, वो चीज लाइफ से खत्म हो जाती है। आप में एक्टिवनेस आ जाती है, एनर्जी लेवल आपका इनहैंस होता है। और रही बात मेमोराइज करने की, याद रखने की, और जो लिया है उसे फिर से एक्सप्रेस करने की, और एग्जाम के ड्यूरेशन में ये चीजें बहुत मायने रखती है। आप एक दिन मॉर्निंग में सिर्फ 5 बार से शुरू कीजिए, लेकिन सूर्य नमस्कार प्लीज शुरू कीजिए। सीख लीजिए, आपके यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं। तो आप सामूहिक रूप से भी, आपके विद्यालय वगैरह में एक दिन होता है तो एक सिस्टम कीजिए। आपके फिजिकल टीचर भी होते हैं स्कूलों में, तो इसे एक शामिल कीजिए। और नहीं तो आप पर्सनल लेवल पर अपने घर में शुरू कर सकते हैं। और थोड़ा सा एक्टिव बने, पॉजिटिव बने, क्रिएटिव बने। यही चीजें बड़े बड़े सफलता के झंडे गाड़ती हैं। और नजरिया सिर्फ देखने का है। टॉपर्स और जो झंडे गाड़ते हैं, और आप सब, हम वही चीजें खाते हैं, वही चीज हमारा माहौल में होती है, लेकिन हर कॉन्सेप्ट को या हर वस्तु को, हर थिंग को देखने का, सोचने का बस नजरिया बदलता है। उसका पैटर्न चेंज होता है सिर्फ। समझ में आया? पीछे वाले बच्चे, एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ। जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग थोड़ा सा फ्लूइड होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग क्रिस्टलाइन होता जाता है। फ्लूइड यानी बचपन में हर चीज कर सकते हो, हर चीज सीख सकते हो, ये आपका बचपन है। जो चीज इस समय आप सीख लोगे, जान लोगे, वो शायद हमारी उम्र में आके उतनी अच्छे से नहीं, क्योंकि आपके जो ब्रेन होगा, आपके जो न्यूरल कनेक्शंस बनने होंगे, उसकी स्पीड जो मैडम ने अभी बताया वो कम हो जाएगी। इसलिए अभी जो सीखने को मिल रहा है, वो बाद में आप सीखने की कोशिश भी करोगे तो उस स्पीड से नहीं कर पाओगे। आपको मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होके, जितना भी मैडम ने अभी चीजें बताई, अपने सेंसरी कनेक्शंस को बढ़ाना है। दिमाग बहुत ही फैसिनेटिंग, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग फील्ड। आप जब बड़े होगे तब इसके बारे में और ज्यादा पढ़ोगे। अपने न्यूरल कनेक्शंस को कैसे स्टिम्युलेट करना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे मल्टीपल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेना है, कैसे चीजें याद करनी है, कैसे अपने ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड रखना है। 2 चीजें होती हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। बहुत ज्यादा अगर हम कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं ना, एक ही चीज बार बार, एक ही तरह की चीज बार बार करते हैं, तो हमारा दिमाग भी क्रिस्टलाइन हो जाता है। एक ही चीज को ऐसे इंडिविजुअली आप पढ़ोगे, कन्वर्जेंट तरीके से पढ़ोगे, जैसा मैडम ने अभी बताया, तो दिमाग क्रिस्टलाइन हो जाएगा। फ्लूइड, फ्लो करता हुआ दिमाग कैसे रखना है? डाइवर्जेंट, यानी एक चीज को ऐसे एक्सक्लूसिव तरीके से नहीं पढ़ना है। यदि हम किसी एक व्यक्ति की जीवनी पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? वो यहाँ पैदा हुआ, फिर वो बड़ा हुआ, उसने ये किया, इस उसमें भाग लिया, वो एक कॉम्पोजिट रूप में हम पढ़ते हैं। एक्सक्लूसिव कभी किसी चीज को नहीं पढ़ना है। सारी चीजों को एक साथ पढ़ना है तो आपको मेमोरी में और रिकॉल में भी हेल्प होगा। और ये जो डेट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद होंगी। कुछ चीज़ें मैंने अपने पिछले उसमें भी बताई थी। चंकिंग ऑफ नंबर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर्स के लिए उन्हें चंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आप रिकॉल 4-5 नंबर्स को एक साथ चंक करो, 4-5 तिथियों को एक साथ कनेक्ट करो, जैसे कि मैडम ने अभी बताया, तो आपको याद करने में आसानी है।
थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष करके माननीय जिला कलेक्टर महोदय के हम कहें कि पूरे जिले की समावेशी प्रगति किस प्रकार हो, हर क्षेत्र के अंदर ये जिला और जिले के निवासी एक ऊंचाई को प्राप्त करें। आज यहाँ जो हमारे विद्यार्थी एकत्रित हुए हैं, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नई उमंग के साथ, और अपने मन में उठ रहे कई ज्वार को शांत कर कर जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे जिला कलेक्टर महोदय के साथ हमारे इस अनुभवी पैनल ने आपको आपकी समस्याओं का न केवल हल दिया, अपितु आपको तैयार कर दिया कि शायद अब आपके मन में समस्याओं का जो डर था वो डर समाप्त हो गया है। आप अपनी एक नई यात्रा में एक नए उत्साह के साथ अग्रसर हैं और उस उम्मीद को, उस सपने को जो आपने अपने परिवार ने जिया है, उसको आप अवश्य पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एनीबॉडी वांट्स टू गिव फीडबैक? आज का सेशन कैसा लगा? कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक भी दे सकते हैं आप। बेटा कोई भी आप उपयोगी लगा, नहीं लगा, सही है। और क्या होना चाहिए था आगे, कभी कोई और सेशन आप करना चाहें, एनीथिंग? Thank you, ma'am, for such session. It will help us too much in our daily life, in our studies, in our day-to-day life, and even in the memorizing things. And you had taught us too much things that we can't know from somewhere. And you taught such things, so thank you, ma'am. Thank you so much. I am open to negative feedback also, constructive criticism also. यदि आपको कुछ लगा कि इसमें कुछ कमी रह गई, कुछ और भी सुधार हो सकता है, ये सेशन यूजफुल नहीं लगा, तो भी आप बता सकते हैं। मैम ये सच में बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक था कि आपने इतनी बातें हमें बताई। मैम मेरे माइंड में कब से एक फ्यूचर घूम रहा था। मैं सॉरी आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। मैम हमारा इंडिया जो है वो डेवलप्ड नहीं है, डेवलपमेंट है। हम हमारे देश को विकसित करने के सपने को पूरा करने के लिए विद्यार्थी के जीवन में कैसे योगदान दे सकते हैं? मैम बस। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा बेटा आपने। एक बहुत लोग क्या है, विद्यार्थियों को लेके ये बोलते हैं कि दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, ये दे आर नॉट द फ्यूचर, दे आर द प्रेजेंट। आज के दिन पे आप अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव लाके देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देश के लिए कंट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है? आप एक व्यक्ति के जीवन में अच्छा बदलाव लाके दिखाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करके दिखाएं, अपनी अच्छी पढ़ाई करें, एक संयमित विद्यार्थी जीवन जिए, अपने लेवल पे कुछ अचीव करें। और जब आप मेरी तरह इस पोजीशन में होंगे तब आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी को भी इन्फ्लुएंस कर पाओगे। तो अच्छी पढ़ाई करें, पॉजिटिव विचार रखें, कुछ अचीव करने की कोशिश करें और अपने जितने भी आपके अच्छे ख्याल हैं उनको लिखें जरूर, क्योंकि आजकल एक सरकार भी, प्रशासन भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बच्चों को पॉजिटिव विचार रखने के लिए। जैसे विकसित भारत की आपने बात की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2047 में एक लक्ष्य रखा है कि हमारे देश को हमें विकसित बनाना है। तो उस विकसित भारत के लिए हमने भी एक विकसित प्रतापगढ़ का मॉडल तैयार किया है, जिसमें हम किसकी क्या भूमिका होगी, बच्चों की क्या भूमिका होगी, फार्मर्स की क्या भूमिका होगी, आजीविका की महिलाओं की क्या भूमिका होगी, हम कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस बारे में पूरा डिटेल है। अभी तो आपके एग्जाम है, मैं चाहूंगी कि जब आपके एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद उस मॉडल को, उस डॉक्यूमेंट को आप जरूर पढ़ें, उससे आपको काफी नॉलेज भी मिलेगी और आप अपने पॉजिटिव सकारात्मक सुझाव हमें दे सकते हैं। और mygov.in पोर्टल पे आजकल तो गवर्नमेंट ओपन करती है कि आप जैसे विद्यार्थी या कोई भी कॉमन सिटीजन किसी भी योजना को लेकर अपने विचार रख सकती हैं, और यदि वो विचार सकारात्मक होते हैं और ऐसा लगता है कि उससे कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकता है, तो डेफिनेटली सरकार की नीतियों में भी उसे इंक्लूड किया जाता है। आजकल सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है। पहले ये होता था कि जो ऊपर नीति बनाने वाले हैं सिर्फ वो अपने लेवल पे नीति तय करते थे और वो इम्प्लीमेंट होती थी।
आजकल ऊपर से नीचे सिस्टम चल गया है, आपके फीडबैक को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो अभी के लिए तो आप अपने अच्छे एग्जाम की तैयारी करें, सफल होएं अपने जीवन में। इसके आगे whenever the next session is held, I will also talk about विकसित प्रतापगढ़, और उसमें आपके कोई भी सुझाव हो आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू। और कोई? कोई भी? एनीबॉडी? बिना संकोच के, बिना डरे। चलिए ठीक है। धन्यवाद मैम। और आज के हमारे, देखिए आज का जो हमारा विषय था उसको हमारी भाषा में, क्योंकि मातृभाषा सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, और इसका नाम भी एक रखा था कि नन्नारी बातें कलेक्टर है। ठीक है, याद आ गया ना अपने को, सबको याद है और समझ में एकदम जल्दी आ गया। तो निश्चित रूप से आपकी छोटी छोटी बातों ने आपके जीवन में बदलाव का एक काम किया है, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थोड़ा देर आपको यहाँ पर रुकना है, आपके अल्पान की व्यवस्था की गई है। अल्पान लेने के पश्चात आपके जो भी साथी अध्यापक पधारे हैं आपके साथ, उनके मार्गदर्शन में अपन यहाँ से अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करें। और इसके बाद भी हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन आपको बाद में, हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन आपको घर जाके याद आए। मेमोरी जो बोलते हैं ना, फॉरगेटफुलनेस हर किसी को होती है। किसी को लगेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन रह गया मेरा, तो भेज दीजिएगा, हम उसका भी जवाब देंगे। हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं, वो भी जवाब देंगे। थैंक यू।